आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आइजैक न्यूटन से पहले गैलीलियो ने एक लॉ दे रखा था जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। और गैलीलियो ने क्या कहा था कि इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो कभी भी अपनी स्टेट को खुद से चेंज नहीं कर सकती। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, वो खुद से मोशन में नहीं आ सकती। और अगर कोई बॉडी एक मोशन परफॉर्म कर रही है तो वो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी, वो खुद से कभी भी अपनी इस स्टेट को भी नहीं बदल सकती। तो स्टेट को बदलने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। ये बात बताई थी किसने? गैलीलियो ने। और गैलीलियो का ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, इसी को आइजैक न्यूटन ने अपना क्या बनाया है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, थोड़ा सा उसको रीफ्रेम करके। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग भी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो अगर कोई बॉडी हमको रेस्ट में दिख रही है तो वहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है? जीरो। इट मे बी कि उस बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बात बता सकता हूं कि हाँ, अगर ये रेस्ट में है तो उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है? जीरो। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस रूम में बैठे हुए हो उस रूम में चेयर आपको दिख रही है कि वो रेस्ट में है, तो चेयर पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो आपको नहीं पता, लेकिन ये बात क्लियर हो गई यहां से कि इस चेयर पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है? जीरो। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें बॉडी की स्टेट दिख रही होती है और वहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बॉडी पर नेट फोर्स क्या लग रहा है। याद रहे कि हम ये नहीं बता सकते कि फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, लेकिन स्टेट को देख करके नेट फोर्स के बारे में कंक्लूड किया जा सकता है। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तब भी हम क्या कंक्लूड करेंगे कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है? जीरो। क्योंकि ये जो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन वाली दोनों स्टेट्स हैं ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। दोनों में से किसी के लिए भी नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप देखते हो कि कोई एक व्हीकल है और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मींस यूनिफॉर्म मोशन में है वो, तो वहां से भी आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि इस व्हीकल पर नेट फोर्स क्या लग रहा है? जीरो। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको नेट फोर्स दिख रहा हो कि मान लो कि आपको एक ब्लॉक दिखा दिया गया और ये दिखा दिया गया कि इस पर फोर्सेस इस तरह से लग रहे हैं। यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि जितना फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है? जीरो। तो यहां पर हम फोर्सेस को देख करके स्टेट के बारे में कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर नेट फोर्स जीरो है इट मींस या तो ये ब्लॉक रेस्ट में होगा। नॉर्मली बच्चे यही सोचते हैं कि नेट फोर्स जीरो है तो ये ब्लॉक रेस्ट में ही होगा। नहीं, एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर ये रेस्ट में नहीं होगा तो ये ऊपर जा सकता है, ये नीचे जा सकता है, ये राइट में जा सकता है, ये लेफ्ट में जा सकता है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन जाएगा कैसे? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, कि अगर इसने एक बार चलना शुरू कर दिया तो ना तो ये अपनी स्पीड बदल सकता है और ना ही ये अपनी डायरेक्शन बदल सकता है। तो ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसमें कभी कभी तो हमें ऑब्जेक्ट की स्टेट दिख रही होगी तो हमें फोर्स के बारे में वहां से कंक्लूजन निकालना है, और कभी कभी हमें बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस दिख रहे होंगे, वहां से हमें स्टेट के बारे में भी कंक्लूजन निकालना पड़ सकता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए अब मैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमने सिलेक्ट की है वो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमें हर कंडीशन में ऑब्जेक्ट पर लगने वाले नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन बतानी है। और पहले पार्ट में क्या पूछा गया है कि हमारे पास एक रेन ड्रॉप है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है कांस्टेंट स्पीड से। यहां पर होगा क्या कि आपको ऑब्जेक्ट की स्टेट को देख करके नेट फोर्स के बारे में पता करना है। तो देखो, रेन ड्रॉप जो होती है वो गिरती तो हमेशा ही नीचे है, लेकिन वो अगर एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी ही कांस्टेंट हो गई, ना तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रही है ना स्पीड बदल रही है। और जब भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो उसकी जो मोशन है वो कहलाती है यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए या फिर रेस्ट के लिए किसी एक नेट फोर्स की जरूरत नहीं होती। तो आप क्या कहोगे? इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है? जीरो। इट मे बी कि इस ड्रॉप पर कुछ फोर्सेस लग रहे हों, लेकिन सभी का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे जिसे हम नेट फोर्स कहते हैं वो हमेशा क्या आने वाला है? जीरो। और स्टूडेंट्स, दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस। तो उसमें क्या करना है? देखो, वाटर सरफेस पर जब ये कॉर्क प्रेजेंट होगा तो इस कॉर्क पर हो सकता है नीचे की तरफ कुछ फोर्स लग रहा हो और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए वाटर भी इस पर कुछ फोर्स लगा रहा हो।
हमें इन फोर्सेस को ना देख करके इसकी स्टेट को देखना है कि अगर ये इसके ऊपर फ्लोट कर रही है, फ्लोट का मतलब कि ये जो हमारा कॉर्क है वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट तभी रह सकता है जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो। तो उसमें हमें ये देखना ही नहीं है कि कौन सा फोर्स और किस डायरेक्शन में लग रहा है, स्टेट रेस्ट है, इट मीन्स नेट फोर्स 0 है। और स्टूडेंट्स तीसरे पार्ट में हमसे पूछा गया काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। तो देखो काइट की अगर हम बात करें, जब हम काइट को फ्लाई कर रहे होंगे तो विंड का जो फ्लो है वो उसको अपने अलोंग लेकर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर उसे हमने धागे के थ्रू या थ्रेड के थ्रू उसको हेल्ड कर रखा है तो हमने कुछ फोर्स लगा रखा है, विंड ने कुछ फोर्स लगा रखा है, लेकिन काइट को हमें ऑब्जर्व करना है। तो काइट किस में है, रेस्ट में, हेल्ड स्टेशनरी ये बताया गया है। तो अगर काइट हमारी स्टेशनरी है इट मीन्स कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स, जो भी फोर्स लग रहे हैं उन सभी का रिजल्टेंट क्या आने वाला है, 0। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रफ रोड। रफ रोड इस वजह से बताया गया है कि वहां पर कुछ फ्रिक्शन होगा, लेकिन हमें फिर से ये देखना है कि उसकी स्टेट क्या है। तो स्टेट क्या है कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है कार, 30 किलोमीटर पर आवर से। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो मोशन यूनिफॉर्म मोशन, इट मीन्स उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0। और लास्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है स्पेस के अंदर, स्पेस मीन्स इंटरस्टेलर स्पेस में, ना वहां पर कोई दूसरा मटेरियल ऑब्जेक्ट है, ना वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना वहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर क्या फोर्स लगेगा। तो जैसे अभी ये हमारा स्पेसशिप इंटरस्टेलर स्पेस में चल रहा था, उसी तरह से मान लो कि इलेक्ट्रॉन इस इंटरस्टेलर स्पेस में किसी भी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी मोशन कैसी मोशन होगी, यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसा मैं कह क्यों रहा हूं, क्योंकि अगर इसके पास कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट होता, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, उसका भी एक मास होता, तो ग्रेविटेशन की वजह से ये जो दूसरा मास है वो उसको अट्रैक्ट करता, तो इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाता। लेकिन वहां पर कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है ही नहीं दूर दूर तक, तो इट मीन्स कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। और साथ ही ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर एक चार्ज भी होता है, तो अगर वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी वजह से भी फोर्स लग सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं लगेगा, और ना वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगेगा। तो नेट फोर्स क्या लगेगा इस पर, 0। तो जब इलेक्ट्रॉन पर दूर दूर तक कोई फोर्स लगाने के लिए है ही नहीं, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0, और वो इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा या कहीं इसी स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा होता है तो उसके पास एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसे हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये होता क्या है, इस पर बेस्ड किस तरह के न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जा सकते हैं, वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर कर समझ सकते हो। और अगर आप 4th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर कर आप जो टॉपिक चाहो पढ़ सकते हो। और अगर कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।